यस सर। हेलो, ठीक है। यस सर। चलो, तो इसमें देखोगे इलेक्ट्रोफोरेसिस में एक यू शेप्ड इस टाइप का कंटेनर रहता है, ठीक है। शेप्ड कंटेनर, आ दे रहा है एक इस साइड और एक इस साइड, ठीक है। एक ये है और एक ये है। इसको हम लोग, ठीक है, ऐसे लगा दे रहे हैं यहाँ पे, और इसको इधर बैटरी से कनेक्ट कर दे रहे हैं। ये मान लो पॉजिटिवली चार्ज है, पॉजिटिव एंड से कनेक्ट कर रहे हैं, और ये नेगेटिव एंड से कनेक्ट कर रहे हैं इसको। तो ये क्या हो जाएगा, ये वाला कैथोड हो जाएगा, ये एनोड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखोगे कि जैसे ही करंट को हम जैसे ही स्विच करेंगे, ठीक है, करंट जैसे ही स्विच करोगे तो क्या होगा कि द कोलॉइडल पार्टिकल्स जो है वो अपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेंगे, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं ऑन क्लोजिंग द सर्किट। सर्किट क्लोज करने का मतलब क्या हुआ कि हम लोग करंट पास कर रहे हैं। ऑन क्लोजिंग द सर्किट, द colloid particle moves to the oppositely charged electrode, ठीक है। एंड ऑन रीचिंग दैट इलेक्ट्रोड, ठीक है, और जैसे ही उस इलेक्ट्रोड पे वो पहुंचेगा, अपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड पे जैसे ही वहां पहुंचेगा तो वो वहां पे न्यूट्रलाइज होने लगेगा, मतलब डिस्चार्ज होने लगेगा, ठीक है। एंड ऑन रीचिंग दैट इलेक्ट्रोड दे गेट डिस्चार्ज्ड, ठीक है। और जैसे ही डिस्चार्ज होगा, ठीक है, तो जब सारा चार्ज डिस्चार्ज हो जाएगा, एज सुन एज द चार्ज ऑफ द पार्टिकल्स न्यूट्रलाइज होगा, जैसे ही soon as the charge on the particles is neutralized, they aggregate and settle down, ठीक है। जैसे ही वो चार्ज न्यूट्रलाइज होगा, सारा चार्ज एक अपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ अगर मूव कर गया तो वो वहां पे डिपॉजिट होते जाएगा। डिपॉजिट होते ही वो क्या होगा, डिस्चार्ज होगा वहां पर, ठीक है। रेस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड पे डिस्चार्ज हो जाएगा, और धीरे धीरे वो नीचे जैसे न्यूट्रलाइजेशन होते जाएगा तो देखोगे धीरे धीरे एग्रीगेट होने लगा, वो छोटा छोटा पार्टिकल्स कंबाइन करके एग्रीगेट होके नीचे सेटल होने लगेगा, ठीक है। तो इसी प्रोसेस को बोला जाता है इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो इलेक्ट्रोफोरेसिस एक्चुअली यूज क्यों किया जाता है, ताकि हम लोग कोलोइडल पार्टिकल्स पे चार्ज कितना है वो हम लोग पता कर सकें, ठीक है। तो डायरेक्शन ऑफ, एक्चुअली में क्या होता है कि कौन सा चार्ज है ये भी पता कर सकते हैं हम लोग, कि कोलोइडल पार्टिकल्स कौन से डायरेक्शन में मूव कर रहा है। उससे पता चल जाएगा कि आइदर वो पॉजिटिव एंड ऑफ द बैटरी की तरफ मूव कर रहा है, पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ, या नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ। तो मूवमेंट ऑफ कोलोइडल पार्टिकल्स देख के हम लोग ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि उस कोलोइडल सॉल्यूशन के ऊपर कौन सा चार्ज है, इधर वो पॉजिटिवली चार्ज सोल है या फिर नेगेटिवली चार्ज सोल है। तो जो फेनोमेनन यूज करते हैं हम लोग वो चार्ज पता करने के लिए, तो उसी फेनोमेनन को बोला जाता है इलेक्ट्रोफोरेसिस, ठीक है। तो ये ध्यान रखना इलेक्ट्रोफोरेसिस के बारे में, एक बार एनसीईआरटी में भी देखना, इसका दिया हुआ है इलेक्ट्रोफोरेसिस के बारे में, दिया हुआ है वहां पे। ठीक है, इसमें एक और यहाँ पे नोट करके लिख लेना कि व्हेन
इलेक्ट्रोफोरेसिस इज प्रिवेंटेड, ठीक है, जब ये पूरा प्रोसेस जो है ये प्रिवेंटेड बाय सम suitable means, it is observed that the dispersion medium begins to move in an electric field, ठीक है. This phenomenon is termed as electroosmosis. Is termed as इलेक्ट्रोओस्मोसिस, ठीक है. तो यहाँ पे एक टर्म आता है इलेक्ट्रोओस्मोसिस. ये एक्चुअली है क्या, इलेक्ट्रोफोरेसिस में जो कोलाइडल पार्टिकल्स जो मूव कर रहे हैं उसके मूवमेंट को अगर रोक दोगे, कोई सुटेबल मेम्ब्रेन लगा के अगर हम लोग उसके मूवमेंट को रोक दें अपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड्स की तरफ जाने से, तो क्या होगा कि उसमें देखोगे कोलाइडल पार्टिकल्स अगर मूव नहीं कर पा रहे हैं तो तुम्हारा क्या होगा कि डिस्पर्सन मीडियम, मतलब डिस्पर्स्ड फेज के पार्टिकल्स अगर मूव नहीं कर रहे हैं तो डिस्पर्सन मीडियम ही मूव करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है. तो अगर डिस्पर्सन मीडियम ही मूव करना स्टार्ट कर दिया कैथोड और एनोड की तरफ, तो उस प्रोसेस को बोला जाता है इलेक्ट्रोऑस्मोसिस, ठीक है. तो इसमें लिख सकते हैं इलेक्ट्रोऑस्मोसिस में क्या होता है, ओनली डिस्पर्सन मीडियम मूव्स, ठीक है. डिस्पर्स्ड फेज इसमें मूव नहीं कर पाएगा क्योंकि डिस्पर्स्ड फेज का पैसेज जो है वो ब्लॉक कर दिया गया है, ठीक है, उसको प्रिवेंट कर दिया गया है. लेकिन इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या होता है, डिस्पर्स्ड फेज ही सिर्फ मूव करता है, डिस्पर्सन मीडियम मूव नहीं करता है. यह डिफरेंस है इसमें, ठीक है, ये ध्यान रखना. समझ में आ रहा है ना. इलेक्ट्रोफोरेसिस में यहाँ लिख दे रहा है कि ओनली डिस्पर्स्ड फेज मूव्स, ये इलेक्ट्रोफोरेसिस में है. डिस्पर्स्ड फेज मूव्स टुवर्ड्स द इलेक्ट्रोड. लेकिन इलेक्ट्रोऑस्मोसिस में क्या होगा, सिर्फ डिस्पर्सन मीडियम मूव करेगा, ठीक है. तो ये डिफरेंस है इलेक्ट्रोफोरेसिस और इलेक्ट्रोऑस्मोसिस में, तो ये ध्यान रखना. तो ये कुछ कुछ टर्म्स थे. अब इसी में नेक्स्ट जो आता है एक टर्म आता है, नेक्स्ट पॉइंट बता रहा है, कोगुलेशन या फिर फ्लॉक्यूलेशन, ठीक है. कोगुलेशन या फिर फ्लॉक्यू
हेलो हेलो, यस सर। आवाज आ रहा है अभी? यस सर। एक मिनट रुको। स्नेहा होस्ट शिफ्ट करो। स्क्रीन दिख रहा है क्या? यस सर। चलो, तो ये कोगुलेशन बता रहे थे तुम लोग को, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस होता है एग्रीगेशन होता है, यहाँ पे लिख रहा है, डेफिनेशन लिख चुके हैं कि प्रोसेस ऑफ एग्रीगेशन ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स इनटू इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट बाय द एडिशन ऑफ सम सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट, इसी प्रोसेस को बोला जाता है कोगुलेशन, ठीक है, ये ध्यान रखना। और जो कोगुलेशन में इलेक्ट्रोलाइट यूज किया जाता है कोगुलेट करने के लिए, उसको कोगुलेटिंग एजेंट बोला जाता है, ठीक है। यहाँ पे फ्लक्चुएशन क्या है? तो लोअर कॉन्सेंट्रेशन पे जो होता है, ठीक है, एट लोअर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, लोअर कंसेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पे क्या बोल कि द एग्रीगेशन ऑफ पार्टिकल्स इज कॉल्ड फ्लक्चुएशन, ठीक है। तो यही चीज है, मतलब कोगुलेशन अगर कंसेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पे होगा तो उस टर्म को बोला जाता है, उसके लिए फ्लक्चुएशन यूज करते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये हो गया फ्लक्चुएशन। अब कुछ कुछ प्रोसेस होते हैं, जैसे कौन कौन से प्रोसेस मेथड होते हैं जो कि कोगुलेशन काउज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जस्ट लिख लो, ठीक है, ये मेथड्स टू कॉज या methods that can be used for coagulation, methods which are used for coagulation। तो कौन कौन से मेथड को यूज कराया जा सकता है कोगुलेशन के लिए? सबसे पहला हम लोग देख ही चुके हैं, इलेक्ट्रोफोरेसिस, ठीक है। इलेक्ट्रोफोरेसिस का यूज करके आसानी से कोगुलेशन कराया जा सकता है, तो वो ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं, इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो इलेक्ट्रोफोरेसिस पहला ये हो गया कोगुलेशन काउज करने के लिए। दूसरा क्या हो गया? बाय मिक्सिंग अपोजिटली चार्ज सोल्स, बाय मिक्सिंग अपोजिटली चार्ज सोल। तो अपोजिटली चार्ज सोल को अगर मिक्स कर दोगे तो वो दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, और उसके बाद वो क्या होगा? डिस्चार्ज हो जाएगा, ठीक है। और जिसकी वजह से क्या होगा? एक प्रिपरेशन होगा किसका? प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हो जाएगा वहां पे, ठीक है। तो बाय मिक्सिंग अपोजिटली चार्ज सोल, ये दूसरा तरीका हो गया कोगुलेशन करने का। तीसरा होता है बाय बॉइलिंग। तो बॉइलिंग करने से भी कोगुलेशन कॉज किया जा सकता है। बॉइलिंग करने से क्या होता है? बॉइल करोगे तो जो कोलोइडल पार्टिकल्स होते हैं ना, वो बहुत बॉईल करोगे, टेम्परेचर राइज होगा, तो कोलोइडल पार्टिकल्स क्या होते हैं? वो बहुत तेजी से एक दूसरे को स्ट्राइक करते हैं, काइनेटिक एनर्जी गेन करेगा, तो बहुत तेजी से स्ट्राइक करेंगे एक दूसरे को। तो वो कोलिजन जैसे ही तेज होगा, तो कोलिजन होने से क्या होता है कि वो अपना चार्ज जो है ना शेड करना स्टार्ट कर देते हैं। शेड मतलब जैसे ही वो तेजी से टकराएगा तो चार्ज उसका उससे गिरने लगेगा नीचे, शेड करेगा वो चार्ज, ठीक है। और शेड जैसे ही करेगा, चार्ज उसका जैसे ही निकलेगा उसका बाहर, तो वो धीरे धीरे क्या होगा? न्यूट्रलाइजेशन होगा, और न्यूट्रलाइजेशन होते ही वो एग्रीगेट बनाना स्टार्ट कर देगा। तो बॉइलिंग करके भी कोगुलेशन कॉज कराया जा सकता है, ठीक है। तो तीसरा हो गया बाय बॉइलिंग। चौथा हो गया कि बाय परसिस्टेंट डायलिसिस। तो डायलिसिस तरीका जो आप बताए थे, प्यूरिफाई करने के लिए यूज किया जाता है कोलोइडल सॉल्यूशन को। तो अगर परसिस्टेंट डायलिसिस करते रहोगे, ठीक है, बहुत देर तक अगर हम लोग बहुत टाइम तक रिपीट करते रहे डायलिसिस को, तो क्या होगा कि जितना भी इलेक्ट्रोलाइट एक्सेस में प्रेजेंट था ना, वो इलेक्ट्रोलाइट धीरे धीरे निकलते जाएगा। समझ में आया? तो धीरे धीरे जैसे ही सारे इलेक्ट्रोलाइट्स खत्म हो जाएंगे ना, तो वो ऑलमोस्ट वो क्या होगा? अपने ही वो न्यूट्रल होने स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो न्यूट्रल होने लगेगा, इसका मतलब क्या होगा कि वो अल्टीमेटली या फिर जैसे ही उससे इलेक्ट्रोलाइट सारा अगर रिपीटेड टाइम्स अगर करते रहोगे डायलिसिस, तो सारा इलेक्ट्रोलाइट उससे निकलते जाएगा,
और इलेक्ट्रोलाइट जैसे ही ऑलमोस्ट सारा निकल जाएगा तो वो अनस्टेबल हो जाएगा, और अनस्टेबल जैसे ही होगा तो वो कोगुलेट होना स्टार्ट कर देगा। तो चौथा तरीका है बाय परसिस्टेंट डायलिसिस, और फिफ्थ है बाय एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट ये ऑलरेडी देख ही चुके हैं हम लोग। इलेक्ट्रोलाइट ऐड करते हैं तो जो सोल के पार्टिकल्स हैं वो अपोजिटली चार्ज आयंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और ये न्यूट्रलाइज होगा, और जैसे ही न्यूट्रलाइज होगा वो धीरे धीरे एग्रीगेट बनाना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, तो ये हो गया, ये सारे मेथड्स हैं जो कि कोगुलेशन कॉज कर सकते हैं या कोगुलेशन कॉज करने के लिए यूज किया जाता है। इसी में एक टर्म होता है कोगुलेशन वैल्यू। ठीक है, कोगुलेशन वैल्यू या फिर फ्लक्चुएशन वैल्यू। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये होता है मिनिमम कंसंट्रेशन ऑफ electrolytes in millimoles required to cause coagulation of 1 liter of colloidal solution. 1 liter of colloidal solution is called coagulation value। ठीक है, इसी को कोगुलेशन वैल्यू या फिर फ्लक्चुएशन वैल्यू बोला जाता है। तो इसको हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं, ये कैलकुलेट करने नहीं बोला जाएगा तुम लोगों को। ठीक है, कोगुलेशन बस ध्यान रखो ये क्या होता है। कोगुलेशन वैल्यू होता है मिली मोल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, कितना इलेक्ट्रोलाइट रिक्वायर्ड है 1 लीटर ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन को कोगुलेट करने के लिए। ठीक है, तो ऊपर हम लोग लिख रहे हैं मिलीमोल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट और नीचे क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखना। और यहाँ पे जो कोगुलेशन पावर होता है ना किसी भी आयन का, कोगुलेशन पावर दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कोगुलेशन वैल्यू। ठीक है, कोगुलेशन वैल्यू जितना ज्यादा होगा उसका कोगुलेशन पावर उतना ही, आयंस का उस कोगुलेट करने का पावर जो होगा उतना कम होगा। ठीक है, ये ध्यान रखना, कोगुलेशन पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कोगुलेशन वैल्यू। ठीक है, इसमें देखोगे एनसीईआरटी में ये टर्म नहीं दिया हुआ है, एक टर्म भी आता है यहाँ पे गोल्ड नंबर। ठीक है, गोल्ड नंबर यूज किया जाता है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, क्वेश्चन सब में ये मिलेगा तुम लोगों को। तो गोल्ड नंबर एक्चुअली है क्या कि द पावर ऑफ द हाइड्रोफिलिक कॉलॉइड। ठीक है, द पावर ऑफ द हाइड्रोफिलिक कॉलॉइड टू प्रिवेंट द precipitation of to prevent the precipitation of लियोफोबिक। ठीक है, टू प्रिवेंट द precipitation of लियोफोबिक colloid by the addition of electrolyte depends upon the nature of the substance। नेचर ऑफ द सब्सटेंस। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना कि हाइड्रोफिलिक कॉलॉइड जो है उसका पावर कि वो कैसे प्रेसिपिटेशन को प्रिवेंट कर सकता है, लियोफोबिक कॉलॉइड्स जो होता है उसके प्रेसिपिटेशन को वो कैसे रोक सकता है, वो किस पे डिपेंड करेगा, नेचर ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे गोल्ड नंबर डिफाइन किया गया है। ठीक है, कि द नंबर ऑफ मिलीग्राम्स, ठीक है, द नंबर ऑफ मिलीग्राम्स of the protective colloid
of the protective colloid which must be added to 10 cc, ठीक है, 10 cubic centimeter of a given gold sole to just prevent its precipitation by addition of 1 cubic centimeter of 10% NaCl सॉल्यूशन। ठीक है, ये गोल्ड नंबर है। तो एक्चुअली में देखो, ये गोल्ड नंबर एक्चुअली है क्या, एक नंबर बनाया गया है, ठीक है, कि जैसे गोल्ड सोल जो होता है लियोफोबिक सोल होता है, तो इसके प्रेसिपिटेशन को प्रिवेंट करने के लिए, ठीक है, जो इलेक्ट्रोलाइट यूज किया जाता है, वो इलेक्ट्रोलाइट कितना यूज किया जाता है, जो अगर हम लोग गोल्ड सोल का 10 क्यूबिक सेंटीमीटर ले लें, ठीक है, 10 क्यूबिक सेंटीमीटर अगर उसका वॉल्यूम लोगे, तो उसके प्रेसिपिटेशन को प्रिवेंट करने के लिए जितना मिलीग्राम ऐड किया जाता है कोई भी प्रोटेक्टिव कॉलॉइड का, जैसे यहाँ पे बताया है ना ऊपर, द पावर ऑफ हाइड्रोफोबिक कॉलॉइड, तो कॉलॉइड को प्रिवेंट करने के लिए जो प्रोटेक्टिव कॉलॉइड है, जो हाइड्रोफोबिक कॉलॉइड है, वो ऐड किया जाता है उसमें। तो कितना मिलीग्राम्स जो है उस प्रोटेक्टिव कॉलॉइड का ऐड करेंगे इस 10 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ गोल्ड सोल में, ताकि उसका प्रेसिपिटेशन प्रिवेंट हो जाए बाय द एडिशन ऑफ 1 cubic centimeter of 10% NaCl solution। तो ये इलेक्ट्रोलाइट 10% NaCl सॉल्यूशन हम लोग ऐड करेंगे, तो उस इलेक्ट्रोलाइट के प्रेजेंस में हमको कितना मिलीमोल्स उस प्रोटेक्टिव कॉलॉइड का ऐड करना होगा, ताकि इस गोल्ड सोल या लियोफोबिक जो गोल्ड सोल है उसका प्रेसिपिटेशन प्रिवेंट हो जाए। ठीक है, तो यही नंबर है गोल्ड नंबर। तो एक्चुअली पहले यूज किया जाता था ये गोल्ड नंबर जो है, हर एक कॉलॉइड का जो है अलग अलग गोल्ड नंबर होता है, क्योंकि ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ सब्सटेंस पर डिपेंड करता है। तो कॉलॉइड अगर चेंज होते जाएगा तो उसका गोल्ड नंबर जो है वो चेंज होते जाएगा। ठीक है, तो ये बस टर्म ध्यान रखना, गोल्ड नंबर कहाँ यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये गोल्ड नंबर के बारे में है ये, क्योंकि क्वेश्चंस में देखोगे तो ये गोल्ड नंबर के बारे में पूछा जाता है, तो ये ध्यान रखना। चलो, इसके बाद ये अगर हो गया तो इसके बाद नेक्स्ट है कि कौन कौन से फैक्टर्स जो है ये कोगुलेशन को इफेक्ट करेंगे। फैक्टर्स अफेक्टिंग कोगुलेशन। कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो कोगुलेशन को इफेक्ट करेंगे? तो पहला होता है नेचर ऑफ सोल। तो नेचर ऑफ सोल भी देखो कोगुलेशन को इफेक्ट करेगा, क्योंकि लियोफिलिक सोल जो है उसके बारे में पढ़े होगे कि वो हाईली स्टेबल होता है। तो वो जो है ऑलरेडी स्टेबल है, तो वो किसी के भी प्रेजेंस में कोगुलेट नहीं करेगा। उसको कोगुलेशन करने के लिए, कोगुलेशन कॉज करने के लिए सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट, क्योंकि ऑलरेडी वो पहले से ही स्टेबल है, तो पहले से स्टेबल है तो वो खुद तो कोगुलेट करेगा नहीं। ठीक है, या फिर सारे इलेक्ट्रोलाइट के प्रेजेंस में वो कोगुलेशन उसका नहीं होगा। ठीक है, लेकिन लियोफोबिक सोल जो होता है वो आसानी से कोगुलेट किया जा सकता है, क्योंकि लियो सोल्स जो हैं वो क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं, तो उसको ऑब्वियसली इलेक्ट्रोलाइट ऐड करना ही पड़ेगा उसमें ताकि वो स्टेबल रहें। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि लियोफोबिक सोल्स कैन इजिली बी कोगुलेटेड। ठीक है, लेकिन लियोफिलिक जो सोल होंगे उनको कोगुलेट नहीं किया जा सकता है। ठीक है, यहाँ लियोफिलिक के बारे में लिख सकते हैं कि लियोफिलिक सोल इज हाईली स्टेबल, therefore it coagulates only on the addition of suitable electrolyte। ठीक है, जबकि लियोफोबिक सोल को आसानी से कोगुलेट कराया जा सकता है। ठीक है,
तो पहला हो गया ये नेचर ऑफ द सोल, ठीक है, ये ध्यान रखना, नेचर ऑफ द सोल पे डिपेंड कर रहा है। दूसरा है नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, कौन सा इलेक्ट्रोलाइट यूज कर रहे हैं उसके भी नेचर पे ये डिपेंड करेगा, नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट मतलब यहाँ पे देखो, जैसे हम लोग इक्विमोलर के केस में बात करेंगे, इन इक्विमोलर इलेक्ट्रोलाइट, अगर इलेक्ट्रोलाइट का इक्विमोलर कंसेंट्रेशन अगर लोगे तो जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है ना, उनका कोगुलेटिंग पावर जो होता है वो ज्यादा होता है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हैज ग्रेटर कोगुलेटिंग पावर देन द वीक इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो जैसे मान लो, लेकिन इसमें इस केस में क्या है कि कंसंट्रेशन सेम होना चाहिए, इक्विमोलर है। तो जैसे 0.1 मोलर KCl ले लें हम लोग, दूसरे में 0.1 मोलर HCOH ले लें, तो इन दोनों में ऑलरेडी पता ही है हम लोग को कौन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा, KCl, क्योंकि HCOH तो वो एक वीक एसिड है, तो पूरा पूरा तो डिसोसिएट करेगा नहीं। KCl जो है वो 100% स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो 100% आयोनाइजेशन इसका कंसिडर करते हैं, जबकि HCOH जो है ये उतना ज्यादा आयोनाइज नहीं करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इसको लिख सकते हैं कि जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, अगर इक्विमोलर कंसेंट्रेशन दिया हुआ है दोनों इलेक्ट्रोलाइट का, तो जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा उनका कोगुलेटिंग पावर जो होगा वो ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू वीक इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, तो नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट पे भी कोगुलेटिंग पावर डिपेंड करता है। तीसरा जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, इससे क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, हार्डीज क्लूज रूल बोला जाता है इसको। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग क्या है, अकॉर्डिंग टू दिस रूल, देखोगे ग्रेटर is the valency of the coagulating ion greater is its power to cause coagulation। ठीक है, मतलब बोला जा रहा है कि जो कोगुलेटिंग आयन यूज करोगे, इलेक्ट्रोलाइट जो यूज करेंगे, उसका वैलेंसी जितना ज्यादा होगा, ठीक है, तो उस आयन का कोगुलेटिंग पावर क्या होगा, उतना ज्यादा, जितना ज्यादा वैलेंसी कोगुलेटिंग पावर उतना ज्यादा। तो हम लोग लिख सकते हैं कोगुलेटिंग पावर यहाँ पे जो होता है, कोगुलेटिंग पावर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वैलेंसी का स्क्वायर होता है, वैलेंसी के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो जितना ज्यादा वैलेंसी होगा कोगुलेटिंग पावर उस आयन का उतना ज्यादा होगा। जैसे यहाँ पे हम लोग बात करें कोगुलेटिंग पावर की, 3 आयन तुमको अगर दिया हुआ है, ठीक है, एक है Al3+, दूसरा है Mg2+, और तीसरा है Na+। तो ऑब्वियसली यहाँ पे देखेंगे हम लोग वैलेंसी, मतलब जिसके ऊपर चार्ज जितना ज्यादा होगा कोगुलेटिंग पावर उतना ज्यादा। तो Al3+ का सबसे ज्यादा, फिर Mg2+, और सबसे कम हो जाएगा Na+ का। इसी तरह नेगेटिव चार्ज में भी हम लोग देख सकते हैं FeCN6, ठीक है, ये दिया हुआ है एक फेरोसाइनाइड आयन है FeCN6 4-, दूसरा है PO4 3-, SO4 2-, और Br-। यहाँ भी देखोगे नेगेटिव में वैलेंसी जिसका सबसे ज्यादा है, जिसके ऊपर चार्ज सबसे ज्यादा है, उसका कोगुलेटिंग पावर भी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो यहाँ भी कोगुलेटिंग पावर का ऑर्डर ये हो जाएगा। तो इसी रूल को बोला जाता है, एक्चुअली हार्डिस क्लू वो साइंटिस्ट का नेम था, ठीक है, तो वही रूल ये दिया था, तो इसी रूल को बोला जाता है हार्डिस क्लूज रूल। तो इसके अकॉर्डिंग क्या है कि जिस आयन का, जो आयन यूज कर रहे हैं हम लोग कोगुलेशन के लिए, उसके ऊपर वैलेंसी जितना ज्यादा होगा, कोगुलेशन पावर जो होगा उसका उतना ज्यादा होगा। ठीक है, कोगुलेटिंग पावर उसका उतना ज्यादा होगा। तो यही था, दैट्स ऑल। ये कोगुलेटिंग पावर से रिलेटेड था, कोगुलेशन से रिलेटेड। ठीक है, तो ये लास्ट था इसके लिए, कॉलॉइड्स का ये लास्ट होगा। इसमें एक छोटा सा देखोगे एनसीईआरटी में, तुम लोग का एप्लीकेशन तो पढ़ ही लेना, ठीक है, एनसीईआरटी से एप्लीकेशन वाला पार्ट कंप्लीट कर लेना। उसमें देखोगे एक छोटा सा इमल्सन्स के बारे में भी कुछ दिया रहता है, ठीक है।
इमल्सन्स के बारे में। तो इमल्सन ज्यादा कुछ है नहीं, मतलब दो टाइप के इमल्सन होते हैं एक्चुअली। इमल्सन क्या होता है कि हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ये ऑल कॉलॉइड ही है, कॉलॉइड का ही एक स्पेशल केस है, ठीक है। ये इमल्सन हम लोग कॉलॉइड के टाइप में भी देखे थे, हेट्रोजीनियस मिक्सचर ऑफ इमिसिबल लिक्विड्स। लिक्विड लिक्विड का जो कॉलॉइडल सॉल्यूशन होता है, अगर वो इमिसिबल होगा, दोनों आपस में अगर मिक्स नहीं हो रहे हैं, तो उसको हम लोग इमल्सन्स बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक टर्म आता है, इमल्सन्स जो होते हैं ना वो अनस्टेबल होते हैं, ठीक है। इमल्सन्स आर अनस्टेबल। तो इसको भी स्टेबलाइज करने के लिए क्या होता है कि एक थर्ड कंपोनेंट ऐड किया जाता है जिसको इमल्सिफायर बोलते हैं हम लोग। इमल्सन्स आर अनस्टेबल एंड समटाइम्स, ठीक है, एंड समटाइम्स they are separated into two layers on standing, ठीक है। दिख रहा है क्या स्क्रीन? हेलो? Yes, sir. अरे यार, एक मिनट रुको, क्या हो गया? And sometimes they are separated into two layers on standing, ठीक है। Therefore, for stabilizing an emulsion, इसलिए इसको स्टेबलाइज करने के लिए क्या किया जाता है, एक थर्ड कंपोनेंट ऐड किया जाता है। थर्ड कंपोनेंट इज एडेड, और इसी थर्ड कंपोनेंट को बोला जाता है कॉल्ड इमल्सिफायर्स। तो इमल्सिफायर्स ऐड किया जाता है ताकि इमल्सन्स को स्टेबल किया जा सके, ठीक है। तो वही इमल्सिफायर्स जो है थर्ड कंपोनेंट जो कि ऐड करेंगे हम लोग ताकि उसको स्टेबलाइज किया जा सके, तो उसी को बोला जाता है इमल्सिफायर्स, ठीक है। ये ध्यान रखना। तो इमल्सन्स एक्चुअली स्पेशल केस ही है, वो कोलाइड का ही स्पेशल केस है। इसमें देखना एनसीईआरटी में एक छोटा सा पैराग्राफ दिया हुआ है, ज्यादा इसके बारे में डिटेल में नहीं करना हम लोगों को, बस वही तीन चीज डिटेल में करना था। एक कोलाइड के बारे में, इससे पहले एंजाइम्स के बारे में, ठीक है, एंजाइम वाला कैटालाइसिस वाला जो पार्ट था, और उससे पहले हम लोग एड्सॉर्प्शन वाला पार्ट, ठीक है। तो ये दो चीज हम लोगों को डिटेल में करना था। इसमें देखना दो टाइप्स के इमल्सन्स होते हैं, एक होता है ऑयल डिस्पर्स इन वाटर, ठीक है। ऑयल डिस्पर्स्ड इन वाटर मतलब दो इमिसिबल लिक्विड होते हैं, तो वह इस टाइप का होता है, ऑयल डिस्पर्स्ड इन वाटर, ओ डब्ल्यू टाइप बोलते हैं हम लोग इसको। और दूसरा जो होता है वाटर डिस्पर्स्ड इन ऑयल, वाटर डिस्पर्स्ड इन ऑयल, तो इसको डब्ल्यू ओ टाइप बोला जाता है, ठीक है। तो ये डिफरेंस है, दो टाइप का इमल्सन्स होता है, एक ऑयल डिस्पर्स्ड इन वाटर और दूसरा वाटर डिस्पर्स्ड इन ऑयल, ठीक है। तो इसमें पहले वाले सिस्टम में ऑयल इन वाटर में क्या होगा कि वाटर होगा डिस्पर्सन मीडियम और ऑयल होगा डिस्पर्स्ड फेज, ठीक है। और दूसरे वाले में क्या होगा कि वाटर डिस्पर्स्ड फेज हो जाता है, क्योंकि जो पहले लिखा हुआ है वाटर लिखा हुआ है अगर पहले, तो वो डिस्पर्स्ड फेज बन जाएगा। इसमें पहले वाले में वाटर बाद में है, तो ये डिस्पर्सन मीडियम है। तो ये ध्यान रखना, तो पहले वाले में वाटर जो है, ये वाटर क्या है, डिस्पर्सन मीडियम है पहले वाले में, ठीक है, डिस्पर्सन मीडियम। और दूसरे वाले में क्या होगा, सेकंड वाले में
वाटर क्या बन जाएगा, डिस्पर्स्ड फेज बन जाएगा, और सेकंड वाले में ऑयल बन जाएगा डिस्पर्सन मीडियम। ठीक है, ये ध्यान रखना, ऑयल हो गया डिस्पर्सन मीडियम, ये दो अलग अलग चीज है। तो इसमें एग्जांपल्स देख लेना है इसका, ठीक है। ऑयल इन वाटर टाइप का क्या होगा और वाटर इन ऑयल टाइप का, तो इसमें एग्जांपल लिख देते हैं हम लोग, हम लिख दे रहे हैं इसमें। तो पहला वाला जो ऑयल इन वाटर टाइप है, ठीक है, यहाँ पे एग्जांपल लिख देते हैं हम, एग्जांपल्स। इसमें पहला लिख रहे हैं ऑयल इन वाटर टाइप, OW टाइप का एग्जांपल्स, ठीक है। इसमें मिल्क हो जाएगा, ठीक है, वैनिशिंग क्रीम होता है, ये सारा चीज देख लेना, मिल्क और वैनिशिंग क्रीम, ये इसका एग्जांपल हो गया। और दूसरा वाटर इन ऑयल टाइप का, ठीक है, एग्जांपल्स एक दो ध्यान रखना बस। इसमें हो गया बटर और क्रीम, इसका एग्जांपल हो गया, ठीक है, बटर और क्रीम। तो वाटर इन ऑयल टाइप का बटर और क्रीम हो गया, और दूसरे में ऑयल इन वाटर टाइप का मिल्क और वैनिशिंग क्रीम, ठीक है। इसमें जो प्रिंसिपल इमल्शंस या इमल्सिफाइंग एजेंट जो यूज किया जाता है ना, ठीक है, तो इसके लिए जो इमल्सिफाइंग एजेंट्स, ठीक है, इमल्सिफायर्स जो बोलते हैं हम लोग, इमल्सिफायर्स। तो वाटर इन ऑयल टाइप का इमल्सिफायर्स देखोगे, इसमें यूज किया जाता है प्रोटीन्स हो गया, गम्स हो गया, ये सारे इसके लिए है, ठीक है। सिंथेटिक सोप्स हो गया, सिंथेटिक सोप्स, ये इमल्सिफायर्स किसके लिए, वाटर इन ऑयल टाइप के लिए, सॉरी ऑयल इन वाटर टाइप के लिए। और दूसरे केस में जो वाटर इन ऑयल टाइप है, ठीक है, तो इसके लिए इमल्सिफायर्स क्या क्या यूज किया जाता है, हैवी मेटल, सॉल्ट्स ऑफ फैटी एसिड, ठीक है, बहुत लंबा लंबा चेन जो होता है फैटी एसिड का सॉल्ट, हैवी मेटल सॉल्ट्स ऑफ फैटी एसिड्स, ठीक है, ये हो गया। उसमें लॉन्ग चेन एल्कोहल्स, लॉन्ग चेन एल्कोहल्स एटसेट्रा, ठीक है, ये इमल्सिफायर्स के लिए कहा, इमल्सिफायर्स हैं ये, जो कि स्टेबलाइजिंग एजेंट बताए थे। ये इमल्सिफायर्स किसके लिए हो गया, वाटर इन ऑयल टाइप के लिए, और वो इमल्सिफायर प्रोटीन गम सिंथेटिक सोप्स वो हो गया ऑयल इन वाटर टाइप के लिए, ठीक है। तो ये देख लेना बस, इसके एग्जांपल्स ध्यान रखना, ठीक है, इसमें ज्यादा डिटेल में इसको कुछ करना नहीं है, क्योंकि ये जस्ट एक क्या है, कॉलॉइड का ही एक स्पेशल केस है ये इमल्स। और इसका ये जो है, इसका एप्लीकेशन वाला जो पार्ट दिया हुआ है वो एनसीईआरटी में एक बार उसको डिटेल में पढ़ ही लेना, बार बार बोल रहे हैं, ठीक है। तो इसको तुम लोग रीड किए हो एनसीईआरटी से, एक बार भी रीड किए हो, यस सर। ठीक है। तो अब पूरा चैप्टर आसानी से अब रीड करो एक बार, पूरा चैप्टर, ठीक है, एक बार आसानी से लाइन बाय लाइन रीड कर लो पूरा, क्योंकि ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है, ठीक है, सारे टॉपिक्स कवर हो गए हैं। उसके बाद क्वेश्चंस डायरेक्टली अटेम्प्ट करो, क्योंकि इसमें कोई न्यूमेरिकल है नहीं सॉल्व करने के लिए, थ्योरी पढ़ो, डायरेक्ट क्वेश्चंस बनाओ, ठीक है, उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन, थ्योरी पढ़ा हुआ रहेगा तुरंत फटाफट क्वेश्चंस बनेगा इसमें, ठीक है। तो एक बार एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन रीड करो, और उसके बाद डायरेक्ट क्वेश्चंस अटेम्प्ट करो। क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि सिर्फ थ्योरी पढ़ के छोड़ देना, उससे आइडिया नहीं लगेगा कि कौन से पार्ट से क्वेश्चन आ रहा है या किस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। थ्योरी पढ़ के क्वेश्चंस बनाओ, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, इसका बुकलेट मिल चुका है ना, यस सर। ठीक है। तो बनाओ, इसके क्वेश्चंस बनाओ, अब कंप्लीट करो इसको, ये चैप्टर हो गया तुम लोगों का, ठीक है, सारे टॉपिक्स हो गए कवर, ठीक है। हेलो, नेक्स्ट डे से तुम लोग का अलग चैप्टर स्टार्ट होगा, ठीक है। फिजिकल में एक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बचा हुआ है ना तुम लोगों का, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बचा हुआ है ना, यस सर। सॉलिड ठीक है। स्टेट। हाँ ठीक है, पहले इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री होगा, उसके बाद सॉलिड स्टेट, ठीक है। तो ये थियोरेटिकल चैप्टर ये कंप्लीट करो और तुरंत हो जाएगा, ये ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा,
एक बार रीडिंग मार के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करो, तुरंत हो जाएगा इसमें। ठीक है, उसको करो, फिर आगे नेक्स्ट क्लास में हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। कुछ पूछना है किसी को इसमें? नहीं तो ठीक है, बनाओ इसके क्वेश्चंस बनाओ, नेक्स्ट क्लास से हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ये कंप्लीट कर लो लेकिन अच्छे से हम लोग। ठीक है, हेलो, यस सर। चलो चलो फिर एंड कर रहे हैं।